तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे तिब्बत साम्राज्य के बारे में कि किस तरह चीन ने तिब्बत साम्राज्य का अंत किया और किस तरह तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और इसके कारण आज भी बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हैं जिसे जो हमें देखने को मिलते हैं। और यदि तिब्बत ना होता तो हो सकता था कि चाइना जो इतना ज़्यादा अकड़ के चलता है इसकी एक बोल सकते हैं हवाई बातें रह जाती। देखिए शुरुआत कुछ ऐसा होता है, 7वीं शताब्दी में सेन गोम्पे ने तिब्बत साम्राज्य की स्थापना की और इसका साम्राज्य जो था ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। यह उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर के पश्चिम में मध्य एशिया तक फैला था और इसका साम्राज्य जो था ये सांस्कृतिक रूप से बौद्ध धर्म के आधार पर चल रहा था। यह साम्राज्य बहुत अधिक फला फूला और इसकी ताकत जो थी ये एशिया महाद्वीप में तीसरे नंबर पे आती थी, क्योंकि यह साम्राज्य अपने आप में एक विशाल साम्राज्य था जिस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं सैन्य गतिविधियां हो रही थी। इस साम्राज्य पे बहुत तरह के राज्यों और बहुत तरह के साम्राज्यों ने अपना आधिपत्य दिखाया। उदाहरण के लिए मंगोल साम्राज्य, उसके बाद आप ब्रिटिश साम्राज्य को भी देख सकते हैं जिसने लगातार तिब्बत पे अपना शासन चलाया था। देखिए ये सभी क्षेत्र जो हैं वर्तमान में ये चीन के अंदर आते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है कि चीन का तिब्बत कैसे हुआ। वर्ष 763 में सियांग का जो क्षेत्र था उसे चीन ने अपने अधीन कर लिया और 10 वर्षों का संघर्ष इसमें चला था जब वापस चीन से तिब्बत को अलग किया गया। देखिए 763 में चीन जो था एक प्रभावी देश बन चुका था और वो लगातार अपनी हड़प नीति को बढ़ावा दे रहा था, जिसके तहत उसने तिब्बत को अपने अधीन किया और अपने अधीन करने के बाद वहाँ पर वो अपनी सरकार और साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि तिब्बत सैनिक जो थे वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। यह संघर्ष 10 से 13 वर्षों तक चला था, जिसके फलस्वरूप फिर से तिब्बत में तिब्बत साम्राज्य का शासन हुआ और वहाँ से चीन को हटना पड़ा। 12वीं सदी में यह वापस एक अलग रूप में देखने को मिला क्योंकि इस बार जो हमला करने वाला हमलावर था वो मंगोल साम्राज्य था और मंगोल साम्राज्य बहुत ताकतवर था। उसके पास 12 लाख की सेना थी जिसने चीन के साथ साथ तिब्बत को भी अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद चीन, तिब्बत और उसके अगल बगल के जितने भी देश थे सभी मंगोल साम्राज्य के अधीन आ गए थे। किंतु मंगोल साम्राज्य कुछ समय बाद कमज़ोर पड़ने लगा और 1358 ईस्वी में वापस मंगोल साम्राज्य से तिब्बत को मुक्ति मिली। उसके 10 वर्ष बाद चीन ने भी मंगोल साम्राज्य से मुक्ति ले ली और ये दोनों देश जो थे वो अब स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन यहाँ से चीन ने देश हड़प नीति पर काम करना शुरू किया। चीन अपना दायरा बढ़ाना चाहता था और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने तिब्बत और उसके बहुत सारे देशों पर हमला किया, जिसमें उसे कई क्षेत्रों में सफलता मिली लेकिन कई क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा और यह लगभग 600 से 700 वर्षों तक चला। जिसके बाद एक हमें घटना देखने को मिलती है जहां पर 1911 से 12 में चीन ने तिब्बत के क्षेत्रों को हड़पा और उसके कई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। यह आधिपत्य जो था वो बहुत प्रभावी था क्योंकि चीन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था ये था देश हड़प नीति, अर्थात ये देश के उन भागों को हड़पते थे जो किसी देश का मुख्य अंग होता था। उदाहरण के लिए खाम और आमदो नामक 2 स्थान हैं जो तिब्बत के महत्वपूर्ण स्थान में माना जाता है। यह दोनों स्थान खेती और बोल सकते हैं प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा है, जिस पर चीन अपनी कड़ी नज़र रखा हुआ था और चीन ने 1911 से 1912 में इन दोनों क्षेत्रों को हड़प लिया। लेकिन तिब्बती सैनिक और तिब्बती साम्राज्य जो था इसमें पीछे नहीं हटा, उसने बहुत कड़ी टक्कर दी और वापस चीन को खदेड़ दिया, जिसके बाद चीन को तिब्बत से हटना पड़ा और खाम और आमदो ये दोनों राज्यों को चीन ने क्या किया, अपने अधीन से मुक्ति दिला दी और ये दोनों राज्य वापस तिब्बत में आके मिल गए। देखिए द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत नामक एक किताब है जिसमें यह बताया गया है कि 1911 से पहले जब तिब्बत एक तरह से चीन के कुछ हिस्सों में बस चुका था और तिब्बती लोगों को लगातार वहाँ मारा जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो बहुत निर्दयनीय थी। उदाहरण के लिए तिब्बत में कहा जाता है कि 6000 से ज़्यादा मठ मंदिर थे जिन्हें चीनी सेना द्वारा ध्वस्त किया गया। ये पूरी घटना बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं निंदनीय थी क्योंकि इसके द्वारा चीनियों ने तिब्बती साम्राज्य या बोल सकते हैं तिब्बत के संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया था। यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था, इसलिए विश्व के कई देशों ने इसकी निंदा भी की थी, जिसके तहत बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो भेदभाव से भरा हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत में यह भी बातें बताई गई हैं कि किस तरह चीनी जो हैं चीनी लोग वो तिब्बती लोग से भेदभाव करते थे, उन्हें तुच्छ मानते थे
और बहुत जगह पर यह भी बताया जाता है कि चीन अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए और अपने प्रभुत्व का प्रसार करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ऐसे काम करता है जिससे वो अपने आप को विश्व स्तर पर सबसे साफ सुथरा देश बना सके। चीन वापस 1958 में फिर से तिब्बत पर हमला करता है, जहां उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सफलता मिलती है और ये सफलता इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलती है कि अंततः तिब्बत के क्षेत्र को वहाँ के लोगों को छोड़ना पड़ता है। कई लोग वहाँ से भाग करके भारत आ जाते हैं और साथ ही साथ कई लोग जो थे वो छुप करके या निर्वासित हो जाते हैं। ये लोग अब भिक्षुक बन चुके थे और वे बहुत अधिक मात्रा में प्रताड़ित थे चीनियों के उत्पीड़न से। देखिए अब यहाँ एक बात आता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा था। देखिए चीन शुरुआत से तिब्बत को अपना क्षेत्र इसलिए मानता है, या बोल सकते हैं कि इसलिए वो इसे हड़पना चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि 13वीं शताब्दी में जो जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पे तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है और इस तरह से वो अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है। हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी चीनी सरकार ने, या बोल सकते हैं चीन के सैनिकों ने अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है और लगातार करते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं जो पूरी तरह विवादित है, जिसमें भारत उसे लगातार रोकता आया है। इसी का कुछ फलस्वरूप हमें 1959 में देखने को मिला, जहां 1958 में एक युद्ध छिड़ चुका था, जहां तिब्बती लोगों को मारा जा रहा था, उन्हें उनके घर से बेघर किया जा रहा था और तिब्बती घरों में चीनियों का प्रवेश हो रहा था। ये बात बहुत अजीब है कि तिब्बती के घरों में चीनियों को प्रवेश किया जा रहा था, मतलब तिब्बत के लोगों को वहाँ से हटा करके उन्हें चीन के अन्य क्षेत्रों में भेज दिया गया था और जिन क्षेत्रों में कभी तिब्बती लोग रहते थे वहाँ पर चीनी लोगों को रखा जा रहा था। ये काम क्यों किया जा रहा था, ऐसा क्या कारण था? देखिए ऐसा इसलिए था कि 1959 और 1958 ये 2 वर्ष जो था ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं संघर्षपूर्ण था और पूरा विश्व का नज़र जो था चाइना के गलत नीतियों पर आ गया था। लगातार यूरोपीय देश जो थे वो चीन के इन कामों का निंदा कर रहे थे और चीन इससे बचने के लिए एक ऐसा रूप दिखाना चाहता था यूनाइटेड नेशन को कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, वो किसी लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, बस अपने क्षेत्रों को अपना बना रहा है। जो भी क्षेत्र उनके पहले थे उन्हें वो अपने अधीन वापस कर रहा है और इसके लिए लगातार उसने क्या किया, जितने भी तिब्बती लोग थे उन्हें चीन के अन्य देशों में भेज दिया या चीन के अन्य राज्यों में भेज दिया और वहाँ के लोगों को तिब्बत में एक तरह से शरण दे दिया। इससे क्या हुआ कि तिब्बत में जो चीनी लोग थे वो कभी चीन का विरोध करते ही नहीं थे और जो तिब्बत के जो मुख्य लोग थे उन्हें क्या किया गया, उन्हें स्थानांतरित करके चीन और कई गुप्त ठिकानों पे भेज दिया गया। देखिए द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत में ये भी कहा गया है कि चीनी लोग और तिब्बती लोग जो है कभी एक दूसरे को अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि तिब्बती लोगों को एक छुआछूत नस्ल माना जाता है चीनी लोगों द्वारा। उन्हें एक छोटे मजदूर या बोल सकते हैं अछूत मान करके उनके साथ प्रताड़ना किया जाता है। इसी का एक उदाहरण 1959 में देखने को मिला, जब दलाई लामा जो थे, चोगदेवे दलाई लामा, वो भारत भाग करके आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ बौद्ध भिक्षुकों को मारा जा रहा था और लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, अर्थात पूरा विश्व जो है वो दलाई लामा के अधीन चलता है, जो भी बौद्ध धर्म में हैं। तो दलाई लामा को मजबूरन वो भाग के भारत आए और भारत में शरण लिया, जिसमें भारत सरकार ने उनका बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्हें पूरी तरह स्वागत किया कि वो भारत में आकर एक शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं। जिसके बाद दलाई लामा ने निर्वासित सरकार का गठन किया। यह एक ऐसी सरकार थी जिसका कहीं घर नहीं होता है, जो चीन के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोगों में थे और इसके द्वारा दलाई लामा ने अपने बोल सकते हैं कि हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्या किया, चीनी सरकार का विरोध किया। कई बार यूएन में इस बात को उठाया गया, लेकिन चीन ने अपने गलत प्रभुत्व और झूठे वादों के द्वारा यह बातें कही कि यदि वो तिब्बत में रहेंगे तो तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, नहीं तो तिब्बत पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, हिंसा फैल सकता है। इस तरह से झूठे वादे करके चीन ने लगातार तिब्बती क्षेत्र को हड़पने का प्रयास किया। 1950 में चीन में एक अधिग्रहण प्रस्ताव को लाया गया। यह अधिग्रहण प्रस्ताव कुछ ऐसा प्रस्ताव था जिसमें चीन ने एक नीति तैयार की, जिसके तहत दलाई लामा को यह बात कही गई कि यदि वो यहाँ अपना भलाई चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा। ये दस्तावेज ऐसे दस्तावेज थे जिसमें तिब्बत को बोल सकते हैं पूरी तरह से चीन में मिलाया जाना था
और दलाई लामा उसमें मात्र 13 से 14 वर्ष के थे। और एक बोल सकते हैं बच्चे के वर्ष में, एक ऐसे उम्र में जहां पर एक बच्चा कोई फैसला लेने लायक नहीं था, उसे जबरन बंदूक के नोक पर साइन करवाया गया उन दस्तावेजों पर और तिब्बत को पूरी तरह से मिला दिया गया चीन के साथ। यहाँ पर ये तो घटना एक आम थी, लेकिन जैसे जैसे यह प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया और लगभग 6 से 7 वर्ष बीतने के बाद अर्थात 1959 में जब दलाई लामा को जबरन जेल में डालने का प्रयास किया गया, तो उनके अनुयायियों ने चीन से उन्हें बचाते हुए, चीनी सैनिकों से बचाते हुए उसे भारत की तरफ भेज दिया। तिब्बत पे चीन का अधिकार होने के बाद चीन ने बहुत ही गलत काम किए। उदाहरण के लिए उन्होंने 1.5 से 2 लाख लोगों को मार दिया। अभी भी 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो उनका कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं। उन्हें एक तरह से बोल सकते हैं गुप्त रूप से कई क्षेत्रों में चीन के भेज दिया गया है, जहाँ पर वे बहुत ही दुख से रह रहे हैं और उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। 6000 मठों को तबाह कर दिया गया। मठ मंदिर जितने भी थे सबको तोड़ करके वहाँ पर डायनामाइट के द्वारा विस्फोट किया गया और वहाँ पर दूसरे तरह के भवन बनाए गए। इस तरह से लगभग 6 लाख बौद्ध भिक्षुक प्रभावित हुए थे। इसके बाद चीन ने अपना और कड़ा रूप दिखाया और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग बौद्ध धर्म के थे, अर्थात वे लोग जो तिब्बत के समक्ष थे और चीन के विरोध में रहते थे, उन्हें मरवाना शुरू कर दिया। ये कत्लेआम और नरसंहार यही नहीं रुका। अभी भी वर्तमान समय में चीन बहुत ऐसे गलत काम करता है जिसके द्वारा वहाँ धर्म को बहुत तुष्टीकरण किया जाता है। देखिए, चीन शुरुआत से ही जो है वो धर्म के विरुद्ध रहा है। वो कोई भी ऐसे धर्म को पनपने नहीं देना चाहता है अपने देश में जिससे उसका देश का कहीं भी गतिविधि खराब हो। उदाहरण के लिए 2 वर्ष पूर्व चीन ने जितने भी मुस्लिम समुदाय थे उन पर पाबंदियां लगा दी थी कि कोई भी व्यक्ति ना दाढ़ी रख सकता है और ना कोई महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के जो सही और जो बोल सकते हैं प्राथमिक संत थे उन्हें भी प्रताड़ित किया था। इसी के कारण दलाई लामा लगातार यूएन में भारत के द्वारा अपनी मांगों को रखते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चीन ने जिस प्रकार से 6000 मठों को तबाह किया और वहां से 6 लाख बौद्ध भिक्षुकों को प्रतिस्थापित किया, यह बहुत ही दुखनीय था। इसी कारण चीन के द्वारा जो भी घटनाएं हुई हैं उसे मार्मिक कहा जा सकता है। 1409 में देखिए तिब्बत में एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल जो था या बोल सकते हैं यह विद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म के लिए खोला गया था। इसे खोलने वाले एक गोसप्पा थे जिन्होंने जेलस नामक विद्यालय को खोला और वहां खोलने के बाद उसमें बौद्ध भिक्षुकों और बौद्ध प्रसार की गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे चीनी सरकार बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उग्र हो गई और उसने लगातार वहां पर इस स्कूल को बंद करने का प्रयास किया। इसी स्कूल के द्वारा गेंदुन ट्रूप नामक एक ऐसे भिक्षुक का जन्म हुआ या बोल सकते हैं एक ऐसा भिक्षुक तैयार हुआ जिसने पहला दलाई लामा का पद भी धारण किया। जिसके बाद दलाई लामा का पद जो था ये वर्तमान में 14वां स्थान पे है और इसके लिए भारत तथा विश्व के सभी बौद्ध धार्मिक संस्थानें जो हैं इसका समर्थन करती हैं। चीन इससे बहुत ज़्यादा नाखुश होता है क्योंकि जब भी भारत दलाई लामा के पक्ष में बोलती है तो ऑटोमेटिकली चीन का जो है सबसे कमज़ोर नस दब जाता है, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और सभी लोग दलाई लामा को अपना ईश्वर मानते हैं। दलाई लामा का अर्थ ही होता है गुरु, अर्थात जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है उसे दलाई लामा का पद दिया जाता है। इसीलिए चीनी सरकार लगातार ऐसे काम करती हैं जिससे बौद्ध धर्म को रोका जाए और दलाई लामा का जो भी तरह का प्रचार प्रसार होता है उसे कम किया जाए। देखिए, अब यहाँ बात आता है कि चीन क्यों तिब्बत के क्षेत्र को अपने में लाने चाह रहा है और क्यों वो इतना ज़्यादा उग्र होता है तिब्बत के क्षेत्र में। एक्चुअली में तिब्बत जो है एक छोटा क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि यह क्षेत्र चीन से हटता है तो चीन का 1/3 भाग खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ चीन के इस क्षेत्र में अर्थात जो तिब्बत है यह क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक संपदा का भंडार है। पहले तो यहाँ 70% क्षेत्र जो है वो पानी है। दूसरा बात कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा जो है खास करके आप धातु ले सकते हैं, सोना, बॉक्साइट, उसके बाद एल्युमिनियम और थोरियम, ऐसे तत्वों का भंडार है। तो चीन इनका उपयोग अपनी टेक्नोलॉजी में भी करना चाहता है। यहाँ तक भी ये माना गया है कि चीन इन क्षेत्रों में अपने रेडियो अपरूपताओं को फेंक रहा है। मतलब तिब्बत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन यूजलेस सामानों को रखता है, ऐसे सामान जिसका यूज वो नहीं करता है, और एक कचड़े के डब्बे के समान तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में वो रेडियो एक्टिव सामानों को फेंक देता है। इससे चीन क्या कर रहा है, अपने जितने भी
देश के कचड़े हैं या जितने भी देश के ऐसे समाज जिनका वो यूज़ नहीं करता है, उसका भंडारण तिब्बत में कर रहा है। देखिए, चीन जो था वो शुरुआत से ही बहुत फायदेमंद देश अपने आप को बनाते चला गया है। आपको पहले भी पता है कि चीन ने लगभग 1409 से लेकर के 1508 तक के वर्ष में किसी भी बाहरी व्यापार को करने से सख्त मना कर दिया था। उसी के आधार पे ल्हासा नामक स्थान, जो तिब्बत का कभी राजधानी हुआ करता था, वहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था विदेशी लोगों को, और इन लोगों को वहाँ घुसने के लिए मना था कि कोई भी विदेशी नागरिक वहाँ एंट्री नहीं ले सकता है, क्योंकि उस समय, ये पूरे वर्षों में उस समय जितने भी तिब्बती लोग थे उनका स्थानांतरण हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, और जो लोग बचे थे वो भाग भाग करके या तो भारत या चीन के अन्य क्षेत्रों में जाके छिप रहे थे। जिसके बाद वहाँ पर चीनियों लोगों का पुनर्वास किया गया। चीन के लोग जो थे वो उन क्षेत्रों में आके बस गए जो तिब्बत में आता था। इस तरह से चीन ने क्या किया, अपने प्रतिरोध को रोकने के लिए एक अलग ही तरह का बोल सकते हैं दांव खेल दिया था। वर्तमान समय में फिर से भारत और दलाई लामा मिल करके उन क्षेत्रों को अपना कर रहे हैं, या बोल सकते हैं तिब्बत को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें दलाई लामा यह चाहते हैं कि वो चीन के अधीन रहे, लेकिन जो भी स्वतंत्रता है तिब्बत की उसे वो वापस मिल जाए। भारत भी इसका समर्थन करता है, और तिब्बत और चीन के बीच का जो ये गतिरोध है, इसमें एक मध्यस्थता करवाने का प्रयास कर रहा है। आशा करते हैं कि तिब्बत की ये जो इतिहास थी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।